So we will discuss about the breakdown of fats. फैट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, फैट्स और ऑयल्स। फैट का सिंथेसिस हमने पढ़ा था कि ट्राइग्लिसराइड, ट्रू फैट जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो वो भी दो कंपोनेंट से बने थे। सो दोज टू कंपोनेंट्स वर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। फैट जो होते हैं, जब इनका यूटिलाइजेशन होगा, देखिए हर एक चीज का जब ब्रेक डाउन होता है, बॉडी के अंदर मैकेनिज्म भी प्रेजेंट है हर एक चीज को ब्रेक डाउन करने का, टू रिलीज दी एनर्जी। वी हैव स्टडीड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पढ़ा पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, क्रेब साइकिल के थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज था वो पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड में चेंज हुआ था। ये काम हो गया था साइटोप्लाज्म में। फिर ये पायरुविक एसिड चला गया था माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोए बना था। ठीक है, मैं इसको बेटर वे में दिखाता हूं ताकि आप इसको लिंक कर पाए आपस में कि कहां ग्लूकोज और लिपिड जो है वो कॉमन हो जाते हैं। देखिए ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस से ब्रेक डाउन हुआ था पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती थी, 8 एटीपी लगभग, 2 एटीपी 2 NADH2। पायरुवेट से लिंक रिएक्शन के बाद बनता था एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए बन जाते थे दो, क्योंकि पायरुवेट भी दो बने हैं, तो यहां मैं डबल टाइम चेंज दिखा देता हूं, दो एसिटाइल कोए। तो सिमिलरली यहां दो एसिटाइल कोए होंगे तो दो ही बार क्रैब साइकिल होगी। अब एक चीज हमें देखनी है कि जब फैट ब्रेक डाउन होते हैं यानी जब लिपिड ब्रेक डाउन होते हैं तो इनके अलग अलग कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल, एक बार एक तो ग्लिसरॉल में टूटेगा, दूसरा ये फैटी एसिड में टूटेगा। ग्लिसरॉल जो है वो चेंज हो जाता है DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको याद दिला दूं, DHAP चेंज हो जाता 3PgAl में और 3PgAl चेंज होता था पायरुवेट में। तो फैट का ग्लिसरॉल कंपोनेंट तो ग्लाइकोलिसिस में ही एंटर कर जाएगा। ठीक है, DHAP बनेगा, 3PgAl बन जाएगा और पायरुवेट बनकर फिर एसिटाइल कोई बन जाएगा। जो फैटी एसिड कंपोनेंट है वो डायरेक्ट ब्रेकडाउन होकर एसिटाइल कोई देते हैं। तो अल्टीमेटली एसिटाइल कोए पर आकर कॉमन पाथवे है किसके लिए? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, या ब्रेकडाउन ऑफ फैट के लिए। अब एसिटाइल कोए अगर मिलते जा रहे हैं लिपिड से भी यानी फैट से भी, और एसिटाइल कोए बनता है ग्लूकोज से भी, तो आगे सभी स्टेप क्रैब साइकिल, ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो फैट के लिए भी होंगे। हालांकि एनर्जी काउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि फैट जब ब्रेक डाउन होते हैं तो मोर NADH2 एंड मोर FADH2 मिलते हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज का एसिटाइल कोई जब क्रैब साइकिल में एंटर करेगा तो कम मॉलिक्यूल अवेलेबल है एसिटाइल कोई के, इसलिए कम एनर्जी मिल रही है। जबकि जब फैट ब्रेक डाउन होंगे तो ज्यादा एसिटाइल कोई यूनिट निकलेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि कार्बन ही ज्यादा है। मान लीजिए 40 कार्बन का फैटी एसिड है, तो उसमें से बार बार जब दो दो कार्बन का एसिटाइल कोई निकलेगा तो 10 to 20 टाइम्स एसिटाइल कोई निकल सकता है। जबकि ग्लूकोज से दो ही एसिटाइल कोई बनते हैं, तो एसिटाइल कोई बनने का नंबर बहुत ज्यादा होता है, 7 से 8 बार एसिटाइल कोई बनाते हैं फैटी एसिड, इसीलिए ज्यादा एनर्जी देते हैं लिपिड। एनर्जी शीट भी जब कंप्लीट हो जाएगा ब्रेकडाउन में आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फैट का ब्रेकडाउन मोर एनर्जी देता है, अप्रोक्सीमेटली 150 एटीपी तक भी दे सकता है, 150 एटीपी तक, और ग्लूकोज से हमें लगभग 36 एटीपी मिलते हैं। तो कॉमन कहां आकर हो जाता है पाथवे? एसिटाइल कोए पर आकर कॉमन हो जाएगा। आगे फिर वही रहेगा, क्रैब साइकिल भी होगी, तो क्रैब साइकिल वाले NADH2 और FADH2 भी हम काउंट करेंगे। एक क्रैब साइकिल मान लीजिए होती है, ग्लूकोज के लिए दो क्रैब साइकिल होती हैं, तो एक क्रैब साइकिल में 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP, इस तरह से करके 12 ATP बनते हैं, आपको याद दिला दूं। तो ग्लूकोज के लिए दो बार क्रैब साइकिल होती है, तो क्रैब साइकिल अकेले से 24 ATP बन जाते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि लिपिड के लिए 7 एसिटाइल कोए बने, तो क्रैब साइकिल कितने बार होगी? 7 टाइम्स। मान लीजिए एक फैटी एसिड, सिंगल फैटी एसिड ब्रेक डाउन होने पर 7 एसिटाइल कोई देता है, तो 7 टाइम्स क्रैब साइकिल होगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 7, 84। ठीक है, 84 एटीपी मिल जाएंगे अगर 7 एसिटाइल कोई आए हैं। 8 एसिटाइल कोई आए हैं तो 96 एटीपी मिल जाएंगे। तो ये सीधा सा एक कंसर्न है, यही रीजन है कि ज्यादा एटीपी बना पाता है कौन? फैट ब्रेकडाउन। तो एसिटाइल कोए इज द कॉमन पॉइंट।
जितने एसिटाइल कोए उतनी ज्यादा बार क्रैब साइकिल, जितनी ज्यादा क्रैब साइकिल उतने ही ज्यादा NADH2, जितने ज्यादा NADH2 उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटॉन्स जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और जितने ज्यादा प्रोटॉन उतने ही ज्यादा ATP, या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं जितनी ज्यादा क्रैब साइकिल। अब हम तो जानते हैं ना अच्छी तरह से कि क्रैब साइकिल का मतलब जो NADH2 FADH2 बने हैं वो कैश होकर ATP दे सकते हैं। ये पूरा डिटेल मैकेनिज्म हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि कैसे ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP मिलते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है इसीलिए लिपिड ज्यादा एनर्जी देते हैं क्योंकि वो ज्यादा एसिटाइल कोए बनाते हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज। और यही जो है स्टार्टिंग पॉइंट है क्रैब साइकिल का, जो अल्टीमेटली ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराकर एनर्जी देता रहेगा। सो दिस इज हाउ द कॉमन पॉइंट एसिटाइल कोए इज लाई बिटवीन ग्लूकोज एंड फैट्स। ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। फैट अब ब्रेकडाउन होंगे क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो फैट ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फैट का ब्रेकडाउन जो है वो वेरी कर सकता है ऑर्गन्स में। जैसे ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन के अंदर बहुत से जो है ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, डिफरेंट जो है एक सिस्टम है पूरा डाइजेशन का। तो हमारे अंदर फैट का ब्रेकडाउन प्लस डाइजेशन होता है, यानी हमारे स्टोमक में जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, नॉट स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम है, जैसे प्रोटीएज, जैसे लाइपेज। ठीक है, तो जो लाइपेज एंजाइम होता है पर्टिकुलरली, लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है कि फैट्स प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड की नॉन आयनिक फॉर्म होगी तो कंप्लीटली ऐसे ही लिख सकते हैं हम, कभी कभी इस तरह से भी लिख दिया जाता है कि 3 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, तो उस केस में फैटी एसिड की आयोनिक फॉर्म्स होती हैं, वहां फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं इस तरह से दिखाया जाता है। तो हम सिंपली इसको फैटी एसिड दिखा सकते हैं कि 3 फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटॉन्स फिर नहीं दिखाएंगे, कंप्लीट ब्रेक डाउन जो है दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये फैट का ब्रेक डाउन है, और एंजाइम जो होता है यहां पर वो होता है लाइपेज। तो एनिमल्स हो तो लोकेशन जो होगी वो इंटेस्टाइन होगी, या ह्यूमन सब इंटेस्टाइन होगी, वहां डाइजेशन हो रहा है, एक तरह से हो रहा है ब्रेकडाउन ही ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में। प्लांट के अंदर मान लीजिए फैट कहीं पर स्टोर है, किसी सीड सेल में सपोज, या किसी नॉर्मल स्टोरेज सेल के अंदर लिपिड्स हैं या फैट हैं, तो वो फैट्स ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होते हैं लाइपेज एंजाइम से ही। तो वहां पर लाइपेज एंजाइम की जो लोकेशन होगी कहाँ, प्लांट्स में, वो पार्ट होगा जहां पर वो स्टोर किए जा रहे हैं, चाहे वो सीड हो, चाहे वो कोई नॉर्मल स्टोरेज सेल हो, चाहे वो रूट की सेल हो, चाहे वो स्टेम के सेल हो, चाहे वो फ्लावर हो, कोई भी पार्ट हो प्लांट का, मेनली सीड होते हैं ऑयल कंटेनिंग पार्ट। तो उस पार्ट में लाइपेज एंजाइम बनेगा, वो फैट को वाटर की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, और अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, लाइपेज एंजाइम, एंजाइम सेम रहेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो सेम रिएक्शन रहेगी फॉर एनिमल्स एज वेल एज दी प्लांट्स। तो ये तो एक लाइक कंडेंसेशन की तरह एक कॉमन स्टेप है कि भाई पहले स्टेप में सिंपल ब्रेकडाउन में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट गए फैट, बट क्या यहां पर एनर्जी मिल पाई? जब किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, फैट्स के पास तो बहुत सारी एनर्जी है, तो अभी भी हमें एनर्जी नहीं मिल पाई है क्योंकि एनर्जी ट्रैप है ग्लिसरॉल के अंदर और एनर्जी ट्रैप है फैटी एसिड के अंदर। तो इस सिंपल रिएक्शन के बाद ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स को दो पार्ट्स में पढ़ा जा सकता है। अब ग्लिसरॉल ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल, भाई जैसे ग्लूकोज जब पायरुवेट बन जाता था तो कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती थी, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद अभी तक मैक्सिमम एनर्जी पायरुवेट में रहती थी, फिर वो क्रैब साइकिल में ETC में और सब में जाता था, तब एनर्जी रिलीज हो पाती थी। तो सिमिलरली फैट अगर वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो भी गई ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, तो ये खुद अपने आप में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एनर्जी अवेलेबल है। तो अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंडर को जाएंगे, यानी अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लिसरॉल या फैटी एसिड हो गया, और आप अच्छी तरह से जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, किसी कंपाउंड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालना। मैं बार बार जब सेकेंड यूनिट पढ़ाता था वहां भी मैं आपसे कहता था कि अभी हम केवल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पढ़ रहे हैं, लिपिड का ब्रेकडाउन मैं आपको थर्ड यूनिट में बताऊंगा। तो वो टाइम अब है कि अब हम लिपिड का ब्रेकडाउन पढ़ेंगे। तो लिपिड में भी सिंपल फैट जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेकडाउन हो गए। तो पहले पढ़ा जाएगा कि ग्लिसरॉल कैसे ब्रेकडाउन होता है, जब कोई भी चीज ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर पढ़ा जाएगा कि फैटी एसिड कैसे ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स, यहां भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देखिए एक जो है माइनर कंपोनेंट है ग्लिसरॉल फैट्स का, जबकि मेजर कंपोनेंट है फैटी एसिड।
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फैटी एसिड पर रहेगा कि फैटी एसिड जब टूटेंगे तब सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मोर एनर्जी, जबकि ग्लिसरॉल में तो वेरी लेस एनर्जी मिलेगी। यानी फैट से सपोज 150 एटीपी मिलते हैं तो लगभग आपके 140 एटीपी तो फैटी एसिड से ही मिलेंगे, ऑलमोस्ट 10 एटीपी ग्लिसरॉल से मिलेंगे। यानी बहुत माइनर कंपोनेंट है फैट का ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की चेन लगभग 3 तो होते हैं फैटी एसिड, तो फैटी एसिड ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो 2 पार्ट्स में पढ़ा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल और ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। ये बिल्कुल रिवर्स है अगर आप सिंथेसिस से कंपेयर करेंगे। जब हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो पहले हम ग्लिसरॉल बना रहे थे, फिर हम फैटी एसिड बना रहे थे, फिर दोनों को कंडेंस करा रहे थे, तब फैट बन रहे थे। तो अब फैट ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो पहले ग्लिसरॉल में टूट रहे हैं, फिर फैटी एसिड में टूट रहे हैं, और फिर इंडिविजुअली ग्लिसरॉल कैसे टूट कर एटीपी देता है और फैटी एसिड कैसे टूट कर एटीपी देता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोकेशन जो होती है ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स की वो वैरी करती है, वो एक कॉमन लोकेशन नहीं है, क्योंकि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ फंगस में या प्लांट्स में ये परऑक्सीसोम्स में भी हो सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट और फैटी एसिड बार बार मैं बताता हूं डिफरेंस है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट सीधा आप मत बोल देना कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फैट का मतलब है पहले ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल साइटोप्लाज्म में, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड, यानी दोनों कंपोनेंट अलग अलग टूटेंगे। हालांकि टूटेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही, कि वही क्रैब साइकिल होगी, ईटीसी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अब हमें बार बार क्रैब साइकिल और वो हमने पढ़ना भी नहीं, क्योंकि अब हम उनका मैकेनिज्म अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम डायरेक्ट केवल ये पाथवे पढ़ेंगे और एनर्जी कैश कर पाएंगे। तो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन को इंडिविजुअली बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। और भी एक दो मेथड है फैटी एसिड तोड़ने को जिनको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे मेन बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 2 स्टेप्स हम पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन। ग्लिसरॉल साइटोप्लाज्म में टूटता है क्योंकि वो बनता भी वहीं था। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर होता है, ठीक है, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। और फंगस में या कुछ प्लांट्स में परऑक्सीसोम्स, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली होती है परऑक्साइड्स को बैलेंस करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जिनको हम परऑक्सीसोम्स कहते हैं, वहां भी हो सकता है। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल। कॉमन रिएक्शन याद रखिएगा, फैट प्लस 3 वाटर गिव्स ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड की आयनिक फॉर्म है तो 3 प्रोटॉन्स भी हम दिखाएंगे, हर एक फैटी एसिड के लिए 1 प्रोटॉन, या नॉन आयनिक फॉर्म मानकर हम बिना प्रोटॉन दिखाए भी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में ब्रेकडाउन दिखा सकते हैं। एंजाइम हमेशा याद रखिएगा, लिपिड को ब्रेकडाउन करने का जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, फैट जो ब्रेकडाउन होते हैं वो लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होते हैं। सो वेरी फर्स्टली आई एम डिस्कसिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो बना था उसका फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है। ये OH और वहां फैटी एसिड्स के H रिएक्ट होकर वाटर एलिमिनेट करते थे, जिसको हम एस्टरिफिकेशन कहते थे। ये चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में भी। अब हम देख रहे हैं ग्लिसरॉल कैसे ब्रेकडाउन होगा। देखिए ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन का साइट है साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज मैं आपको रिकॉल करा दूं, ग्लिसरॉल बना किससे था, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या था ग्लिसरॉल का, चैट में बताएं जल्दी से। तो हियर आई एम डिस्कसिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल नाउ, ठीक है। पर्टिकुलरली ग्लिसरॉल कैसे ब्रेकडाउन होते हैं, लोकेशन जो रहती है वो साइटोप्लाज्म में रहती है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए डीएचएपी था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन भी इसी में होगा। अगर घर जो ईंटों से बना है तो घर को जब तोड़ेंगे वो ईंटों में ही टूटेगा। सिमिलरली ग्लिसरॉल डीएचएपी से बना था तो इसका ब्रेकडाउन भी डीएचएपी में होगा, और डीएचएपी ग्लाइकोलिसिस में साइटोप्लाज्म में ही बनता था। तो सिंथेसिस भी और ब्रेकडाउन भी ग्लिसरॉल का, दोनों ही काम कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपली ग्लिसरॉल जो है, ये मैंने ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, CH2OH CHOH CH2OH। ये फॉस्फोराइलेट होता है, एटीपी खर्च किया जाता है। हालांकि देखिए जब ब्रेकडाउन होता है किसी भी चीज का तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, उसमें यूज नहीं होनी चाहिए। बट वही ग्लाइकोलिसिस वाला कंसेप्ट है कि एक या 2 एटीपी खर्च करके अगर बहुत सी एनर्जी मिलती है तो फायदे का सौदा है। सिमिलरली यहाँ पर 1 एटीपी खर्च करके अभी हमें NADH2 मिलेगा, NADPH2। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च की जाती है, एंजाइम होता है काइनेज, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन करा रहा है किसका, ग्लिसरॉल का। आप ग्लिसरोकाइनेज भी कह सकते हैं या ग्लिसरॉल काइनेज भी कह सकते हैं। एटीपी खर्च होता है, HPO3 फॉस्फेट मिलती है यहाँ पर 3rd पोजीशन पर। तो यहाँ एक H ऑलरेडी है, H2PO3 हमने ब्रैकेटेड P लिख दिया, ये बन गया ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एंजाइम है काइनेज,
ये पहला स्टेप है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन गया। अब सिंपली नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीडाइज होगा, कौन, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट यानी डीएचएपी में, डाईहाइड्रो एसीटोन 3 फॉस्फेट। सिंपली डीएचएपी मिल जाएगा। अब ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पर ऑक्सीडाइज करने के लिए एक एजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स को। तो यहां पर एक रिसेप्टर आता है एनएडी। एनएडी जो है थर्स्टी है H2 पेयर के लिए, यहां से 2 हाइड्रोजन मिलेंगे उसको, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ये मिलकर H2 बनाता है। तो उस H2 को गेन करने के लिए NAD आ गया और वो चेंज हो जाएगा NADH2 में। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा सबस्ट्रेट था ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि इसने लूज कर दिया H2, इसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को रिलीज किया है, ठीक है, और वो गेन कर लिए NAD ने, तो यहां एनर्जी जनरेट हुई। एक एटीपी खर्च करके 3 एटीपी बन गए, क्योंकि एक NADH2 3 एटीपी के बराबर है, तो ओवरऑल 2 एटीपी तो हमें मिले। तो ये फायदे का सौदा, इसीलिए एटीपी यहां पर खर्च किए जाते हैं, और अल्टीमेटली जब ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ NADH2। तो यहां से जो H2 रिमूव होंगे वो होंगे सेकंड पोजीशन से। तो देखिए CH2OP, यहां 2 हाइड्रोजन निकल गए, वो चले गए NAD को, तो यहां कीटोन ग्रुप हो गया, और ये CH2OH। आपको याद दिला दूं ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट का फॉर्मूला है। बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है, जब बन रहा था तो NADH2 खर्च हो रहे थे क्योंकि वहां पर रिड्यूस होता था DHAP, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बना फाइनली, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। अब केवल 2 ही स्टेप्स में, 1 और 2, यहाँ पर एंजाइम होगा डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहां पर डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का, तो यहां एंजाइम है डीहाइड्रोजनेज। यहां फॉस्फोराइलेशन हो रहा था तो यहां एंजाइम है काइनेज। इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, ये तो मैंने स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया है कि सिंपली जो ग्लिसरॉल है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में चेंज होता है, एंजाइम होता है काइनेज, एटीपी खर्च किया जाता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होता है, एंजाइम है डीहाइड्रोजनेज, और ये होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में, या DHAP भी लिख सकते हैं इसको। 3 फॉस्फेट थर्ड पोजीशन को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये जो DHAP बना, इस दौरान ही हमें एक NADH2 यहीं मिल गया डायरेक्ट। इस NADH2 का क्या होगा भाई, ये कहां प्रोड्यूस हुआ है, याद रहे ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है। ये सारा काम तो बेटे साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल का। तो ये NADH2 डायरेक्ट, ये मान लीजिए सेल है, यहां NADH2 बन गया ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन से, ठीक है। ये NADH2 डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, शटल सिस्टम होते हैं, वहां से NADH2 अंदर आ गया। यहां NADH2 जैसे ही अंदर आया तो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, वहां से ही ऑक्सीडाइज होकर बदले में प्रोटॉन्स दे देगा, कहां पर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और एटीपी मोटर के थ्रू वो प्रोटॉन तुरंत एटीपी बना देंगे। तो कुल मिलाकर हम यहीं से कह सकते हैं कि ये NADH2 जो है ये 3 एटीपी दे रहा है। ये सारी चीजें बहुत फास्ट होती हैं, लिंक होती हैं सेल के अंदर। तो केवल ग्लिसरॉल के ब्रेकडाउन में, यानी DHAP तक ही ब्रेकडाउन हो गया अगर ग्लिसरॉल का, तो ही हमें डायरेक्ट 3 एटीपी मिल चुके, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी DHAP का फिर से ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर आप याद करें अच्छी तरह से, तो DHAP का फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होता है, कोई बता सकता है भाई? ग्लिसरॉल DHAP में तो चेंज हो गया, हमारे ग्लिसरॉल का तो ब्रेकडाउन हमने मान लिया कि हो गया, पर सेल में अभी भी DHAP का ब्रेकडाउन हो सकता है, कैसे? NADH2 तो चला गया कैश होने के लिए, एटीपी मिल गई बल्ले बल्ले, DHAP कैसे ब्रेकडाउन होगा फर्दर, सोच के बताएं जल्दी से। जब मैंने ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था बेटे, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यहां बताया था 3PGAL DHAP। आप, मैं लाइन रिकॉल कर रहा हूं, याद किए करें, मैंने कहा था DHAP को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज्म नहीं होता, ये चेंज हो जाता है 3PGAL में, तो ये चेंज हो जाएगा 3PGAL में। अब 3PGAL का ब्रेकडाउन तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, जिसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि DHAP अगर एनर्जी देना चाहता है तो 3PGL में चेंज होकर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ब्रेकडाउन हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल जब 3PGL का आया है, एक मॉलिक्यूल DHAP से, तो कितनी एनर्जी मिलती थी, एक NADH2 मिलता था, 2 ATP मिलते थे एक तरफ। भाई 3PGL के दोनों मॉलिक्यूल मान ले तब हम 2 NADPH2, 2 NADH2 और 4 ATP कहते थे, बट DHAP से तो एक ही 3PGL बनेगा ना। तो इस तरह से एक NADH2 और 2 ATP और देता है ये, यानी ग्लिसरॉल का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो एक NADH2 और 2 ATP और बढ़ जाते हैं। ये चीज कौन कौन समझ पाया है, एक बार जल्दी से बताएंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि DHAP 3PGL में चेंज हुआ, यानी अभी भी ग्लिसरॉल रुका नहीं है,
फिर वो 3 PgL आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस के थ्रू टूटता है, किसमें? पाइरुवेट में। तो फर्दर क्या मिलती है? एनर्जी। पाइरुवेट जो मिल पाया एक मॉलिक्यूल, किसकी वजह से? ग्लिसरॉल की वजह से। वो पाइरुवेट भी वहीं नहीं रुकता, वो एसिटाइल कोए देता है, फिर लिंक रिएक्शन वाले एटीपी काउंट होंगे। वो एसिटाइल कोए भी वहीं नहीं रुकता, वो फिर एक पूरी क्रैब साइकिल करता है। तो देखिए अकेला ग्लिसरॉल भी कितनी सारी एनर्जी दे पा रहा है, ठीक है। ये अल्टीमेटली डीएचएपी में चेंज हो पा रहा है, इस चीज को आप याद रखें। तो ऐसे सेलुलर रेस्पिरेशन को लिंक किया जाता है आपस में, कि डीएचएपी कहां लिंक हुआ? ग्लाइकोलिसिस स्टेप के साथ लिंक हुआ। किस स्टेप पर? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट स्टेप पर। तो हमें केवल इतना ही लिखना है सिंपली। अगर ये पूछा जाए कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लिसरॉल किस में होता है, तो हमें केवल 2 ही स्टेप बताने हैं कि ग्लिसरॉल ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एंड देन फाइनली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आपको सारी रामायण नहीं बतानी आगे की, हमें इतना पता होना चाहिए कि ग्लिसरॉल ब्रेक डाउन होता है किसमें? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। आगे अपने आप सेल इसको ब्रेक डाउन कर लेगी, क्योंकि वो चीजें हम कॉमनली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें? ग्लाइकोलिसिस में। So this is about the breakdown of glycerol. In the fat breakdown, we have studied first about the breakdown of glycerol. Next, we will discuss the breakdown of fatty acids. ग्लिसरॉल क्योंकि इजी था पहले, इसलिए हमने ग्लिसरॉल पढ़ा। सिंथेसिस भी पहले हमने ग्लिसरॉल का ही पढ़ा था, उसमें कम स्टेप थे। So now we will discuss the breakdown of fatty acid in the next video.